ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के स्वर्णिम बचपन के बारे में जान रहे थे, उन्हीं के मुख से चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टरों के सूटकेस की तरह एक छोटा सा सूटकेस अपने पास रखता था। मैंने एक बार एक डॉक्टर को अपने गांव से गुजरते देखा था और मैंने अपनी नानी से कहा, जब तक मुझे वह सूटकेस नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। न जाने कहाँ से मैंने न खाने की बात सीखी। मैंने अपने नाना को चौमासे में विशेषतः जैनियों के त्योहार के समय उपवास करते देखा था। रूढ़िवादी लोग 10 दिन तक नहीं खाते, इसलिए मैंने कहा जब तक वह सूटकेस नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मालूम है नानी ने क्या कहा या क्या किया? इसलिए तो अब तक मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। उन्होंने भूरा से कहा, अपनी बंदूक लेकर डॉक्टर के पीछे दौड़ो और उसका बैग छीन लो। अगर इस बैग को लाने के लिए उसे गोली भी मारनी पड़े तो मार दो। तुम कोई चिंता मत करना, अदालत में हम तुम्हें बचा लेंगे। भूरा अपनी बंदूक लेकर उस डॉक्टर के पीछे भागा। मैं उसके पीछे यह देखने के लिए भागा कि क्या होगा। भूरा को बंदूक के साथ देखकर उस डॉक्टर ने समझा कि कोई अंग्रेज आ रहा है। उन दिनों बंदूक लिए हुए अंग्रेज को देखकर लोग डर जाते थे, सो वह डॉक्टर भी मारे डर के हवा में पत्ते की तरह कांपने लगा। भूरा ने उससे कहा, कांपने की जरूरत नहीं है, अपना बैग दे दो और जहां भी जाना चाहो चले जाओ। डॉक्टर ने कांपते हुए वह बैग भूरा को दे दिया। मैं गांव वापस जाना चाहता था, अपने नाना के गांव, लेकिन जो खोया जा चुका था उसे वापस पाना असंभव था। उसी समय से मैं यह समझ गया कि कहीं भी दोबारा वापस न जाना ही अच्छा है। इसके बाद मैं कई जगहों पर गया, लेकिन दोबारा कहीं नहीं गया। एक बार जब किसी स्थान को छोड़ता हूँ तो उसे सदा के लिए छोड़ देता हूँ। बचपन की इस घटना से मेरे जीवन का एक विशेष ढांचा तैयार हो गया। मैं जाना चाहता था, लेकिन जाने के लिए कोई सहारा ही नहीं मिल रहा था। मेरी नानी ने साफ कह दिया, मैं उस गांव वापस नहीं जा सकती। जब मेरे पति ही वहां नहीं है तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं तो उनके कारण वहां गई थी, गांव के कारण नहीं। अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं खजुराहो जाऊंगी, लेकिन वह भी संभव नहीं था क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में मैंने उस घर को भी देखा जहां वे पैदा हुई थी, वह खंडर हो चुका था। वापस वहां जाने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन भूरा ही ऐसा आदमी था जो वापस जाने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन वह तो अपने मालिक की मृत्यु के 24 घंटे बाद ही मर गया था। इतने कम समय में इन दोनों की मृत्यु के लिए कोई तैयार नहीं था, विशेषकर मैं, जिसे ये दोनों बहुत ही प्रिय थे। भले ही भूरा सिर्फ मेरे नाना का आज्ञाकारी नौकर था, लेकिन मेरे लिए तो वह दोस्त था। हम दोनों प्राय एक साथ रहते, खेतों में, जंगल में, झील पर, सब जगह। भूरा तो मेरे साथ मेरी छाया की तरह बना रहता, कभी किसी बात में दखल न देता और मदद करने के लिए सदा तैयार रहता। और इतने बड़े दिल के साथ, इतनी गरीब होते हुए भी इतना अमीर था। उसने कभी मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया। एक बार मैंने उससे पूछा, भूरा तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते? उसने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता। मेरी गरीबी आड़े आती है। वह अपना भद्दा और गंदा घर तुम्हें नहीं दिखलाना चाहता। इस जीवन में तो मैं तुम्हें अपने घर कभी आमंत्रित नहीं करूंगा, इसलिए अब मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। वह बहुत गरीब था। उस गांव में 2 भाग थे, एक ऊंची जातियों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए, जो झील के उस पार था। वहीं भूरा भी रहता था। हालांकि मैंने कई बार उसके घर जाने की कोशिश की, परंतु मैं सफल नहीं हो सका क्योंकि भूरा छाया की तरह हमेशा मेरे साथ ही रहता था। उस दिशा की ओर कदम बढ़ाने से पहले ही वह मुझे रोक देता था। मेरा घोड़ा भी उसी का कहना मानता था। मैं जब उसके घर की ओर जाने की कोशिश करता
तो भूरा कहता, नहीं मत जाओ। घोड़ा उसकी बात समझता था, क्योंकि उसने उसको बड़ा किया था। उसके आदेश को वह मानता और रुक जाता। घोड़ा भूरा के घर की ओर तो क्या, उस गांव की गरीब बस्ती की ओर भी न मुड़ता। मैंने तो दूसरी ओर से ही उसे देखा था, उस ओर से जहां पर ऊंची जाति में जन्मे समृद्ध और धनी ब्राह्मण और जैन आदि अन्य लोग रहते थे। भूरा तो बेचारा शूद्र था। शूद्र का अर्थ है जो जन्म से ही अशुद्ध है, उसे किसी प्रकार से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। मैं गांव जाना चाहता था, लेकिन दूसरा कोई भी जाने को तैयार नहीं था, और बिना अपने नाना नानी और भूरा के मैं वहां अकेला कैसे रह सकता था। नहीं, यह संभव नहीं था। इसलिए बेमन से मैंने कह दिया, अच्छा मैं अपने पिता के गांव में ही रहूंगा। संभवतः मेरी माँ चाहती थी कि मैं नानी के साथ नहीं बल्कि उनके साथ रहूं। नानी ने तो बड़े से ही यह साफ कह दिया था कि वे उस गांव में रहेंगी, लेकिन अलग रहेंगी। नदी के पास एक बड़े सुंदर स्थान में एक छोटा सा मकान उनके लिए खोज लिया गया। मेरी माँ ने आग्रह किया कि मैं उनके साथ ही रहूं, क्योंकि 7 साल से मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहा था। मेरा परिवार कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वह तो बहुत बड़ा था। कई प्रकार के बहुत से लोग थे, मेरे चाचा चाचियाँ, उनके बच्चे और मेरे चाचाओं के रिश्तेदार आदि आदि। मेरे पिताजी का परिवार भी बहुत बड़ा था। मैंने अपने दादा को कभी पसंद नहीं किया। वे मेरे नाना से बिल्कुल उल्टे थे, बहुत ही बेचैन, अशांत और झगड़ालू, किसी से भी झगड़ा करने के लिए हर समय तैयार। झगड़ा तो उनके लिए आवश्यक कसरत के समान था। उनका झगड़ा निरंतर चलता ही रहता। शायद ही कभी वे झगड़ा किए बिना रहते। लेकिन अजीब बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे प्रेम करते थे। मेरे पिताजी की छोटी सी कपड़े की दुकान थी। मैं कभी कभी वहां बैठकर देखता कि लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं। उनके व्यवहार को देखने में मुझे बहुत मजा आता था। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि कुछ लोग आकर मेरे पिताजी से पूछते, बाबा कहाँ हैं? हमें उनके साथ ही धंधा करना है। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती, क्योंकि मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे, सरल और ईमानदार थे। वे जब किसी को कोई कपड़ा दिखाते तो उसी समय कह देते, यह आप पर निर्भर है कि आप कितना मुनाफा देना चाहते हैं। यदि मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, लागत की कीमत को तो मैं कम नहीं कर सकता। अब यह आप ही तय कर लें कि आप इसको किस कीमत पर खरीदेंगे। वे ग्राहक से कहते, मेरी लागत की कीमत 20 रुपये है, आप 1-2 रुपया अधिक दे सकते हैं। 2 रुपये का मतलब है 10% लाभ, और मेरे लिए वह काफ़ी है। लेकिन वह विचित्र बात तो यह थी कि लोग आते ही पूछते, बाबा कहाँ हैं? उनके बिना धंधा करने का मजा ही नहीं आता। पहले तो मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन बाद में इसका कारण मेरी समझ में आया। कारण था मोल भाव का रस। एक एक पैसे के लिए घंटों खींचातानी करना, बहस करना। ग्राहक को इसी में मजा आता था। अगर कपड़ा 20 रुपये का होता तो मेरे बाबा उसकी कीमत 50 रुपये से शुरू करते। फिर घंटों चलता मोल भाव का चक्कर, जिसमें दोनों पक्षों को बहुत मजा आता। तब अंत में दोनों 30 रुपये पर सहमत होते। यह सब देखकर मैं हंसता, और जब ग्राहक चला जाता तो बाबा मुझसे कहते, ऐसे वक्त पर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें तो ऐसा गंभीर चेहरा बनाना चाहिए जैसे कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हालांकि हमारा नुकसान नहीं होता। वे मुझसे कहते थे कि चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, बात तो एक ही है। कटता तो खरबूजा ही है, चाकू को तो कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें यह देखकर हंसना नहीं चाहिए कि जिस चीज को तुम्हारा पिता 20 रुपये में बेचता, उसको मैं 30 रुपये में बेच देता हूँ। तुम्हारा पिता तो एकदम बेवकूफ़ है। हाँ, मेरे पिता सीधे साधे थे, और मेरे दादा बहुत ही चालाक और चतुर थे। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सियार की याद आती है।
कभी वे सियार ही रहे होंगे, इसलिए वे सियार ही थे। वे अपने सब काम बहुत हिसाब किताब लगाकर करते थे। वे शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हो सकते थे, लेकिन वे 5 कदम आगे की सोचते थे। सचमुच वे बहुत ही काइया आदमी थे। मैंने बहुत ही चालाक आदमी देखे हैं, लेकिन बाबा जैसा शायद ही और कोई हो। मुझे यह सोचकर बड़ी हैरानी होती कि न जाने क्या मेरे पिता इतने सीधे और सरल थे। इतना भोलापन उन्हें कहाँ से मिला? शायद प्रकृति का यही नियम है कि वह सदा संतुलन बनाए रखती है। इसलिए बाबा जैसे चालाक और जटिल आदमी को उसके पिताजी जैसा भोला भाला बेटा दिया। चालाकी में बाबा बहुत चतुर थे। सारा गांव उनसे डरता था। किसी को यह मालूम नहीं होता कि वे कब क्या करने वाले हैं। सच में वे ऐसे आदमी थे, और यह तो मैंने कई बार देखा। और अगर मैं और बाबा नदी की ओर जा रहे होते और रास्ते में कोई पूछ लेता, कहाँ जा रहे हो बाबा? सारा गांव उन्हें बाबा कहता था। हम नदी जा रहे होते, और मज़ा तो यह कि सब लोग जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यह आदमी अपनी आदत के अनुसार कहता, स्टेशन जा रहे हैं। मैं अचरज से उनकी ओर देखता, और वे मुझे देखते ही आंख मार देते। मुझे बड़ी हैरानी होती कि ऐसा तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो रहा कि जिसे गुप्त रखने के लिए झूठ बोला जाए। पूछने वाले आदमी के चले जाने के बाद जब मैं उनसे पूछता, बाबा तुमने आंख क्यों मारी, और बिना किसी कारण के उस आदमी से आपने झूठ क्यों बोला? यह भी तो कह सकते थे कि हम नदी पर जा रहे हैं। उस आदमी को और सब लोगों को मालूम है कि यह सड़क स्टेशन नहीं नदी की ओर जाती है। आपको भी यह मालूम है, और फिर भी कहते हैं स्टेशन। तो वे कहते, तुम अभी नहीं समझ सकते, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। मैंने पूछा, किसका अभ्यास? उन्होंने उत्तर दिया, अपने व्यापार का लगातार अभ्यास करना पड़ता है। यह सीधा सा सच मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फिर एक दिन धंधा करते समय अनजाने में ही सही कीमत बता दूंगा, और तुमको इससे क्या मतलब। इसलिए तो मैंने तुम्हें आंख मारी कि तुम चुप रहो। यह सड़क स्टेशन की ओर जाती है या नहीं जाती, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम तो स्टेशन ही जा रहे हैं। अगर वह आदमी कहता है कि यह सड़क स्टेशन नहीं जाती, तो मैं उससे कहता कि हम नदी की ओर से स्टेशन जा रहे हैं। अरे यह तो मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और क्या। ऐसे थे मेरे दादा। वे अपने सभी बच्चों के साथ वहाँ रहते थे। मेरे पिताजी, उनके भाई और बहनें और उनके पति। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोगों को जानना मुश्किल था। मैं लोगों को आते तो देखता, लेकिन जाते कभी नहीं देखता। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन सबके खाने के लिए पर्याप्त था। मैं इस परिवार में नहीं रहना चाहता था, और मैंने अपनी माँ से कहा, या तो मैं अकेले ही गांव चला जाऊंगा, बैलगाड़ी तैयार है और रास्ता मैं जानता हूँ। किसी न किसी तरह मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उस गांव के लोगों को मैं जानता हूं, वे सब इस बच्चे की देखभाल करेंगे। कुछ वर्षों की ही तो बात है, बाद में उनका सारा एहसान चुका दूंगा। लेकिन मैं इस परिवार में नहीं रह सकता। यह परिवार नहीं, बाजार है, और सचमुच वह बाजार ही था। हर वक्त लोगों का शोरगुल ही रहता था, न शांति मिलती न खुला स्थान। उस प्राचीन तालाब में अगर कोई हाथी भी कूद पड़ता तो किसी को छपाक की आवाज सुनाई न देती। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, यह कहकर अगर मुझे यहाँ रहना ही है तो मैं नानी के पास रहूंगा। यह सुनकर मेरी माँ को दुख तो अवश्य हुआ, और तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार मैंने उन्हें दुख पहुँचाया है। लेकिन मैं भी क्या करता, ऐसा है था। परिस्थिति ही ऐसी थी कि इतने वर्षों तक पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और खुले आकाश में मुक्त रहने के बाद मैं ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता था। नाना के घर में तो केवल मेरी ही आवाज सुनाई देती थी। नाना दिन भर चुपचाप मंत्र का जाप करते रहते। नानी से बात करने वाला कोई दूसरा था ही नहीं, इसलिए उस घर में सदा शांति रहती। वहां पर बोलने वाला मैं ही था। वर्षों तक इतना सुंदर जीवन व्यतीत करने के बाद उस तथाकथित परिवार में रहना असंभव था। इस परिवार में असंख्य अपरिचित चेहरे थे। चचेरे भाई, चाचा, ताऊ, उनके ससुर,
मेरी तो समझ में न आता कि किसके साथ क्या रिश्ता है और कौन क्या है। बाद में मुझे विचार आया कि मेरे परिवार पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जानी चाहिए कि किसके साथ क्या रिश्ता है। जब मैं प्रोफेसर था तो लोग मेरे पास आकर कहते, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी माँ का भाई हूँ। मैं उस आदमी के चेहरे को देखकर कहता, कुछ और बताते तो अच्छा था। जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी माँ का कोई भाई नहीं है, इतना तो मैं अपने परिवार के बारे में जानता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं उनका चचेरा भाई हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए? मेरा मतलब है कि कितना चाहिए? आप उधार मांगने आए होंगे। यह सुनकर उसने कहा, अरे तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैंने कहा, यह तो बहुत आसान है, अब बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? उसने मुझसे 20 रुपये उधार लिए और मैंने अपने मन में सोचा कि शुक्र है भगवान का, एक रिश्ते से तो छुटकारा हुआ। अब यह आदमी दोबारा मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैंने उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखा। सैकड़ों लोगों ने मुझसे पैसे उधार लिए और कभी नहीं लौटाए। मुझे इससे खुशी होती, क्योंकि अगर वे लौटा देते तो दूसरी बार और बड़ी रकम मांगने आ जाते। मैं गांव वापस जाना चाहता था, लेकिन न जा सका। मुझे अपनी माँ के साथ समझौता करना पड़ा ताकि उनके दिल को ठेस न लगे। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उनको दुख देता रहता हूँ। उन्होंने जो भी चाहा मैंने ठीक उसका उल्टा किया, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वे मुझे खो चुकी हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं उनके सामने बैठा रहता और वे मुझसे पूछती, तुमने यहाँ किसी को देखा है? क्योंकि मैं उसको सब्जी लाने के लिए बाजार भेजना चाहती हूँ। बाजार दूर नहीं था, छोटा सा गांव था। बाजार पहुँचने में 2 मिनट लगते थे और वे मुझसे पूछती, तुमने किसी को देखा है? मैं कहता, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। घर तो बिल्कुल खाली है। ये सब रिश्तेदार कहाँ गायब हो गए हैं? जब भी कोई काम होता है तो ये दिखाई ही नहीं देते। लेकिन वे मुझसे सब्जी लाने के लिए न कहती। 1-2 बार कहकर वे पछताई थी। उनके बाद उन्होंने मुझसे फिर कभी नहीं कहा। एक बार उन्होंने मुझसे केले खरीदने को कहा, लेकिन मैं रास्ते में भूल गया कि क्या खरीदना है और मैं टमाटर ले आया। मैंने तो याद रखने की बहुत कोशिश की थी और रास्ते में बार बार याद कर रहा था, केले केले केले। और उसी समय एक कुत्ता भौंका या किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं बोलता रहा, केले केले केले। पूछने वाले ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो, दूसरों के काम में गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन तब तक मैं सब कुछ भूल चुका था कि मुझे क्या खरीदना है। सो मेरी समझ में जो आया वह मैंने खरीद लिया। मैं टमाटर ले आया। अब जैन घर में टमाटर तो कभी लाए ही नहीं जाते। माँ ने उन्हें देखा तो अपना माथा ठोक लिया, क्या ये केले हैं? कब तुम्हारी समझ में आएगा? मैंने कहा, हे भगवान, क्या आपने केले खरीदने के लिए कहा था? मैं तो भूल गया। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। माँ ने कहा, अगर तुम भूल भी गए तो टमाटर के अलावा कुछ और नहीं ला सकते थे? तुम्हें मालूम है कि इस घर में टमाटर की मनाही ही है। इसका कारण यह है कि टमाटर लाल रंग के होते हैं और मांस जैसे दिखाई देते हैं। जैन घर में लाल रंग खून और मांस की याद दिलाता है, इसलिए जैन लोग टमाटर को देखकर परेशान हो उठते हैं। मैं परिवार में उनके अनुसार नहीं रह सकता था। सभी बच्चे पैदा कर रहे थे। हर औसत सदा गर्भवती दिखाई देती। जब भी मुझे अपने परिवार की याद आती है तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। सचमुच नहीं होता, लेकिन सोचता हूँ कि खराब हो जाएगा। सब औरतों के पेट सदा बड़े रहते। एक बच्चा पैदा होते ही दूसरा गर्भ में आ जाता और इतने बच्चे थे। नहीं, मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे मालूम है कि आपको बुरा लगेगा और मुझे अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं तो अपनी नानी के साथ ही रहूँगा। एक वही तो हैं जो मुझे अच्छी तरह समझ सकती हैं, मुझसे प्रेम भी करती हैं और पूरी स्वतंत्रता भी देती हैं। एक बार मैंने अपनी नानी से पूछा, आपने केवल मेरी माँ को ही क्यों जन्म दिया? उन्होंने कहा, यह भी कोई प्रश्न है? मैंने कहा, इस परिवार में तो हर औरत सदा गर्भवती दिखाई देती है। आपने केवल मेरी माँ को ही क्यों पैदा किया?
उनके लिए कम से कम एक भाई तो होना ही चाहिए था। उसके उत्तर में नानी ने जो कहा वह मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हारे नाना को बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने उनसे यह समझौता कर लिया कि केवल एक बच्चा होगा। अब यह लड़की होगी या लड़का, यह आपके भाग्य पर निर्भर है। उनको बेटा चाहिए था, लेकिन यह अच्छा हुआ कि लड़की हुई, नहीं तो तुम मुझे कैसे मिलते। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने किसी दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दिया, अन्यथा तुम्हें यह जगह भी पसंद न आती। यहाँ भी बहुत भीड़ हो जाती। मैं 11 साल तक अपने पिता के घर में रहा और मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया। और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह तो हर रोज़ की बात थी। हर सुबह मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया। कोई एक चाचा मुझे स्कूल ले जाता और स्कूल के बाहर तब तक खड़ा रहता तब तक कि मुझे किसी न किसी मास्टर के सपुर्द न कर देता। रोज़ सुबह यही क्रम दोहराया जाता। मुझे पकड़ धकड़ कर स्कूल भेजा जाता। स्कूल पहुंचकर मुझे किसी जायदाद की भांति या किसी कैदी की तरह किसी को सौंप दिया जाता। शिक्षा का तरीका तो आज भी वही है, हिंसक और ज़बरदस्ती वाला। हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को भ्रष्ट करती है। यह तो निश्चित रूप से एक प्रकार का बलात्कार है, आध्यात्मिक बलात्कार। छोटा बच्चा अपने से अधिक बलशाली माता पिता के सामने बिल्कुल असहाय होता है। इसको उसकी इच्छा के अनुसार चलना ही पड़ता है। मैंने जो उसे पहले दिन से विद्रोह कर दिया। जिस दिन मैंने ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया गया, स्कूल के फाटक को देखते ही मैंने पिताजी से पूछा, यह जेल है या स्कूल? पिताजी ने कहा, यह कैसा सवाल है? अरे भाई, यह स्कूल है, तुम डरो मत। मैंने कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं तो जानना चाहता हूँ कि मेरा अपना रवैया कैसा होना चाहिए। इतने बड़े फाटक की क्या जरूरत है? जब सब बच्चे कैदियों की तरह भीतर चले जाते हैं तो फाटक बंद कर दिए जाते हैं। फिर जब शाम को बच्चों को बाहर निकालना होता है तो खोल दिए जाते हैं। मुझे तो अभी भी वह फाटक दिखाई देता है। मुझे अभी भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उस भद्दे स्कूल के सामने मैं अपने पिताजी के साथ कैसे खड़ा था, अपना नाम दर्ज कराने के लिए। स्कूल तो जैसा था वैसा था ही, लेकिन उसका फाटक तो और भी अधिक बदसूरत था। उसे बड़े फाटक को हाथी द्वार कहा जाता था। वह इतना बड़ा था कि उसमें से एक हाथी निकल सकता था। शायद वह सर्कस के हाथियों के लिए ठीक रहता, और वह सर्कस ही तो था। छोटे बच्चों के लिए वह बहुत बड़ा था। इन 9 वर्षों के बारे में मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बाकी अगले अंक में।